अच्छा जी, डिफाइन एक्सेलरेशन, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? सर मेरे साथ ज्यादती की आपने। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ए स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन, वरना सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी लिख दोगे तो इट इज फाइन। ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट, two objects A and B are released from the side of a building as shown in figure 1.1। तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से हमने एक ऑब्जेक्ट ये बी है और एक ऑब्जेक्ट ये ए है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ए इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 14 मीटर्स अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो इसका लिखा हुआ है कि उन्होंने 14 मीटर्स अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इसको रेस्ट से क्या करा है, रिलीज किया है। ऑब्जेक्ट बी इज रिलीज विद एन इनिशियल अपवर्ड्स वर्टिकल वेलोसिटी u एट अ हाइट ऑफ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आपने क्या किया हुआ है, आपने बी को जो है वो एक इनिशियली वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी से क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज 3.6 meters। बोथ ऑब्जेक्ट्स टेक द सेम टाइम टू रीच द ग्राउंड एंड डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इसको गिरने में जो टाइम लगता है और इसको ऊपर से रुक के और वापस नीचे गिरने में जो टाइम लगता है, वो दोनों का जो टाइम है वो टाइम सेम है। ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर ऑब्जेक्ट ए टू रीच द ग्राउंड। हाँ जी, ऑब्जेक्ट ए टू रीच द ग्राउंड कैसे निकालेंगे? एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लिजिबल अज्यूम करना है। यस, सो वी विल यूज एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बिकॉज हमने डिस्प्लेसमेंट और जो है वो क्या करना है, टाइम को लिंक करना है। अच्छा जी, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव अपनी कन्वेंशन ले लेते हैं। सो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 14 डाउनवर्ड है तो उसको पॉजिटिव में डाल देंगे। यू क्या है, यू जीरो है तो जीरो में डाल देंगे, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन भी 9.1 डाउनवर्ड्स होती है तो उसको भी पॉजिटिव में ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सो टी निकाल लेते हैं, टी क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास टी आ जाएगा 2 × 14 डिवाइडेड बाय 9.81 होल अंडर 1.7। ओके जी, 1.689 आ रहा है, और इसको हम टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं बिकॉज टू सिग्निफिकेंट हमने डेटा इस्तेमाल करी है 1.7। यूज योर आंसर इन B1 टू कैलकुलेट यू। अब हमें ये पता है कि यही टाइम दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी होगा, है ना? तो हमने ये निकालना है कि इसकी यू वाली वेलोसिटी ये क्या है, कैसे निकलेगी? v² = u² + 2as कह रही हैं, या हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे? ओके, लेट्स सी। बेसिकली देखो, हमें ये पता है कि हमारा टाइम क्या है, और हमें ये पता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए है ना? हमें ये दो बातें पता है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी यू निकालनी है। तो वी शुड यूज द सेम फॉर्मूला s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s क्या डालूंगा, देखो अभी मुझे ग्राउंड तक आने में कितनी डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी, 3.6 चाहिए होगी, डाउनवर्ड्स जो है वो पॉजिटिव है, सो देयरफॉर मैं इसको पॉजिटिव 3.6 डाल। यू क्या है, यू, अच्छा अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन यू विल बी नेगेटिव। ठीक है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं भी डालना चाहो तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आ जाएगा, मैं अभी फिलहाल नहीं डाल रहा। ठीक है, यू ऐसे ही डाल देते हैं, इसको 1.7 डाल देते हैं, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन जो है वो हमने डाउनवर्ड ही ली है कन्वेंशन, तो 9.1 पॉजिटिव जाएगा, और हम क्या कर लेंगे, 1.7 का स्क्वायर कर लेंगे। राइट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3.6 विल इक्वल टू 1.7 यू प्लस 0.5 इंटू 9.81 इंटू 1.7 का स्क्वायर। सो दिस इज 7.087725। अब हम जो है वो u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। राउंडेड ऑफ ले लो, देखो क्या लिखा हुआ है, यूज योर आंसर टू B1। B1 का आंसर ये है, यही इस्तेमाल कर लो। ठीक है सर, पहले B तो ऊपर गया होगा ना, तो S 24.4 होगा, नहीं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ब्यूटी है तुम्हारी काइनेमेटिक्स की। 6.22 आ रहा है, लुबना के लिए 6.22 आ रहा है, बाकी बच्चे भी कंफर्म करो। माइनस में आ रहा होगा हमारा एक्चुअली आंसर, है ना? कैसे करोगे इसको सॉल्व, इसको उधर भेजोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 माइनस 7.087725, और फिर डिवाइड कर दोगे बाय 1.7, 1.7 से डिवाइड कर दे तो यू आ जाएगा।
कोई बात नहीं। क्या हो गया भाई, कैलकुलेटर के में कोई नहीं बैठा हुआ है? जब ही नहीं हुआ मॉक। आधे से ज्यादा बच्चों का मॉक पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटर में डालने की हैबिट ही नहीं अभी तक पाली है। अब मेरा तो कुछ और आ रहा है आंसर, ये तो नहीं आ रहा। क्या डाल दिया मैंने? 3.6 माइनस 7.08 7725 डिवाइड बाय 1.7। मेरा तो गलत आ रहा है, गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया है, गलत। लेट्स सी। हम्म। कोई वैल्यू तो गलत नहीं डाल दी? डाउनवर्ड्स एज पॉजिटिव हमने डाला है। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ए रीच फ्रॉम रेस्ट एट अ हाइट ऑफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी रीच विद इनिशियल अपवर्ड्स वेलोसिटी यू एट अ हाइट ऑफ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। uh, ओ 1.7 का स्क्वायर नहीं किया मैंने शायद। मैंने शायद ना ये वाली वैल्यू गलत निकाली है, तो मैं 1.7 का स्क्वायर करना भूल गया, हाँ ये गलती हुई है। इसको सही कर लेते हैं, सॉरी। 14.17545। ठीक है, एक तो पता नहीं मैं स्क्वायर की इतनी गलती करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई। मुझसे स्क्वायर की बहुत गलती होती है। अच्छा, एक और चीज बतानी थी कि आप जो करते हो ना प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई कॉमन सिली मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। तो उसको जरूर जो है वो क्या करके जाना, देख के जाना कि मैं कौन सी सिली मिस्टेक्स करता हूँ, और उनका अपने दिमाग में या तो एक पेपर पे लिख लो, या तो अपने दिमाग में ना एक मेंटल नोट बना लो कि भाई जैसे देखो सर वहाब क्या करते हैं, सर वहाब जो है वो स्क्वायर की बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो मैं ये अपने पेपर में बाकायदा रूल बना के गया था कि भाई मैं हर क्वेश्चन को करते हुए ये अगर किसी जगह स्क्वेयरिंग आ रही है तो मैं इसको चेक करूंगा कि मैंने स्क्वायर किया है कि नहीं किया। ठीक है, दिस वाज वन वन वेरी कॉमन मिस्टेक दैट आई डू, मैं ए टू में भी बहुत करता था ये। तो मैंने जो है वो पेपर में जाने से पहले मैंने ये अपनी सिली मिस्टेक अपने दिमाग में रख के गया था कि भाई देखो मैं स्क्वायर लगाना भूल जाता हूँ, तो मैं पेपर में ऐसी कोई गलती नहीं करूँ। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उसको जरूर चेक करेगा। अच्छा। अच्छा, ये चीज जो प्रॉब्लम थी कि सर हमें ये पूरा क्यों नहीं ले रहे हम, या क्या लेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको देख लो, समझ लो। बेटा देखो, बेसिकली काइनेमेटिक्स की जो ये इक्वेशन है ना, ये आपको ये कहती है कि आप मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दो। क्या कहती है आपको? इट इज सेइंग दैट गिव मी डिस्प्लेसमेंट, इट्स नॉट सेइंग दैट गिव मी डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होगा वो तो ये सारा मूव हुआ होगा ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने एंटर करनी है, तो आपने बस ये देखना है कि यार बी और ये जो ग्राउंड है इनके आपस में क्या डिस्प्लेसमेंट है, बस वो प्लग इन करनी। अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू विल जस्ट टेक 3.6 को पॉजिटिव में डाल दिया, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, इट्स नॉट डिस्टेंस। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस जो है वो इसको संभालती हैं, आपको नहीं सोचना पड़ता क्या करना है क्या नहीं पढ़ना, आपने बस जैसे आपको सिखाइए डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपने वही डालनी। अच्छा, बाकी ये कि देखो हम नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करते अपने आंसर में, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है ना, हम जो भी आता अपना आंसर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते थे, ठीक है, तो वो हम नहीं लिख रहे। अच्छा, अब देखो क्या लिखा हुआ है। इन अ सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट बी इज रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट and given the same initial speed as in B, but at a release angle theta to the vertical। कह रहे हैं कि हम उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं जो आपने ऊपर निकाल ली थी, क्या निकाली है? 6.2। लेकिन अब वो कंप्लीटली वर्टिकल नहीं है बल्कि कुछ एंगल पे है। State and explain whether the time taken for object B to reach the ground is less than, the same as, or greater than the time in B1। Abdullah is saying same time taken. Very good. So it will not be same time taken। अब्दुल्ला, तुम्हारी बहन मिशाल होती ना, वो इसका आंसर बिल्कुल सही देती। मिशाल से इंस्पिरेशन लो, मिशाल को बोलो मिशाल क्या तुमने जादू टोना किया करवाया था कि जो है वो तुम आंसर सारे सही देती थी। मिशाल ऐसी बेहतरीन बच्ची थी, ऐसी बेहतरीन बच्ची। मिशाल को जो है ना, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता मैं मिशाल को पढ़ा क्यों रहा हूँ, मिशाल ऐसी बेहतरीन बच्ची थी माशाल्लाह से। खैर, मिशाल से जाके टिप्स लो भाई तुम। मिशाल बाजी आप क्या करती थी, क्या जादू टोना करवाया था आप? खैर, बहरहाल देखो, आपके पास पहली वाली केस में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 6.2 मीटर पर सेकेंड, वो पूरी की पूरी अपवर्ड्स थी। ठीक है, क्या थी? वो पूरी की पूरी अपवर्ड्स थी। लेकिन अब ये जो 6.2 है ये पूरा का पूरा अपवर्ड्स तो नहीं है, क्या होगा ये? अपवर्ड वाला सिर्फ और सिर्फ 6.2 cos थीटा होगा, है ना। एंड डेफिनेटली 6.2 cos थीटा विल बी लेस देन 6.2। जाहिर बात है, एक कंपोनेंट एक्चुअल रिजल्टेंट से तो कम ही होगा ना, अंडरस्टूड सी बात है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, क्योंकि मेरे पास पहले ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी थी वर्टिकली, तो मेरा ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊपर जाता और फिर ज्यादा उसको टाइम लगता नीचे आने में। सो ओवर हियर द टाइम शुड बी, अगर मैं इसको T1 बोलूं तो दिस टाइम शुड बी ग्रेटर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो इतना ऊपर नहीं जाएगा, पहले ही रुक जाएगा और फिर आके नीचे गिर जाएगा। और ये T2 है, सो देयरफॉर क्या होना चाहिए, आपका जो टाइम T1 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए फॉर योर टाइम T2। दूसरे वाले केस में आप जल्दी रुकोगे, जल्दी नीचे आके गिर जाओगे, राइट, बिकॉज योर वेलोसिटी, योर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज स्मॉलर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। सो लेट्स राइट दिस डाउन। द टाइम टेकन विल बी लेस as the initial vertical velocity component of u, या vertical component of u is smaller than the time taken will be less as the initial vertical component of u is smaller than the velocity before. ठीक है, अच्छा अब क्या है, by considering energy, state and explain the effect of the change in the release angle on the speed at which b hits the ground। हाँ जी, एनर्जी को कंसिडर करना है और ये बताना है कि भाई ये जिस वेलोसिटी से आके नीचे आके गिरेगा उसमें क्या डिफरेंस होगा। So any idea regarding that? You need to consider energy. Same initial height, so same GP, and therefore K, so velocity is also same. Very good. No effect as initial total energy of the object is same as before, and total, yes, सही है, speed will same as change in EP same. Very good. Yes. So बिल्कुल करेक्ट है भाई। बेसिकली देखो, हमारा जो चेंज इन हाइट आएगा वो उतना ही आएगा एज बिफोर, वो सेम है। तो क्योंकि हमारा डेल्टा एच सेम है, सो हमारा क्या सेम होगा, हमारा डेल्टा जीपीई सेम होगा। डेल्टा जीपीई सेम होगा तो क्या सेम होगा, देयरफॉर डेल्टा केई भी सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड से मैं आके लगूंगा, मेरी जो है वो क्या होगी, मेरी जो है वो वही स्पीड होगी जैसे पहले थी, राइट। सो लेट्स राइट दिस डाउन। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे हम कि भाई देखो, अभी वाली केस में और इससे पहली वाली केस में देखो, क्योंकि हमने दोनों केसेस में हाइट भी वही रखी हुई है और हमने इनिशियल स्पीड भी यू दी हुई है, तो देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों केसेस के बीच में स्टार्ट में वो सेम ही है, ऑब्वियसली, क्योंकि हाइट भी वही है, स्पीड भी वही है। We will first write this down. The total initial energy is same. The total initial energy is same as before, as we are releasing from same height and giving same speed. Toba, same speed, as the change in height is same, change in gravitational potential energy will also be same, will be same, as the change in height is same, change in gravitational energy will also be the same, and hence change in kinetic energy and speed will also be same. Actually, sir, in first part, y speed less than v to a height will be realized because of vertical component. Yes, vertical component ना, देखो पहले जो तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वो पूरा का पूरा 6.2 था, राइट। लेकिन अब जो तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा 6.2 नहीं है, बल्कि 6.2 cos थीटा है। इट इज समथिंग लेस देन 6.2। और जाहिर बात है 6.2 cos थीटा 6.2 के बराबर तो नहीं होगा। सो जो हमारा वर्टिकल वाली केस होगी ना वो डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस को मिला के देखूंगा जैनब, तो वो फिर वही सेम है सारी बात। यानी एनर्जी के लिए तो हम ये नहीं देखते ना कि वर्टिकल क्या है हॉरिजॉन्टल क्या है, सो देयरफॉर इट विल कम आउट टू बी सेम।
ठीक है, यहाँ पे भी देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है सेम स्पीड लिखा है। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है जो रिजल्टेंट स्पीड होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली दोनों। ठीक है सर, कैन यू एक्सप्लेन वन अगेन? नहीं, मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ। देखो बेटा, बस इसमें ये बात है कि भाई देखो, तुम्हारा जो वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो अब कम है। जाहिरन बात है 6.2 कॉस थीटा 6.2 से कम होगा, है ना? तो क्योंकि तुम्हारा इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कम है, सो देयरफॉर यू विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस अप एंड देयरफॉर यू विल कम डाउन सूनर, so therefore your time will be lesser than before। ठीक है, इससे नहीं कंफ्यूज हो, यहाँ पे सेम स्पीड लिखा है, स्पीड लिखा है। ठीक है, स्पीड में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का रिजल्टेंट निकाल के लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे काइनेमेटिक्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पे सिर्फ हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं। बेटा, जो मार्क स्कीम में लिखा हुआ है ना, मार्क स्कीम में ये लिखा हुआ है कि एक मार्क इसका है, टोटल इनिशियल एनर्जी सेम, और दूसरा मार्क ये है कि चेंज इन हाइट इज सेम, सो जीपी इज सेम एंड देयरफॉर द स्पीड विल बी सेम। ये दो मार्क्स है तुम्हारे। ठीक है, अब जो मार्क्स स्कीम लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली उसी के हिसाब से मार्किंग होगी। ओहो, ये तो देखा देखा लग रहा है सवाल, कुछ याद आ रहा है? चलो ये कर लेते हैं डिस्कस। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सो व्हाट विल वी से, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम द sum of the clockwise moments must be equal to the sum of the anti-clockwise moments। क्वेश्चन डिफरेंट था, ये नहीं था क्वेश्चन, यही तो था क्वेश्चन। यही दिया है भाई मैंने तुम लोगों को, मैंने मॉक बनाया, मेरे को पता है मैंने दिया ये। वैल्यूज डिफरेंट थी। अच्छा, हो सकता है मैंने फिर विंटर से उठाया हो, सिमिलर सवाल हो ये। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम लोग को दूसरा वाला सवाल तो नहीं देता मोमेंट्स का। एक सेकेंड, हाँ ये डिफरेंट है। ये जो है, हाँ हाँ डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये वो वाला सवाल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कोई और सा सवाल है। थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल बीम, द बीम इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर 2.1। ठीक है, तो आपको ये बीम दिखाया हुआ है, बीम के ऊपर ये सारी गंद बला रखी हुई है। ठीक है, तो अब हमसे जो है वो कुछ सवाल पूछेंगे ये। द बीम इज यूनिफॉर्म एंड हैज लेंथ 6 मीटर्स। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ये देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नोन, कहाँ नोन है, किधर है? यस, सो देयरफॉर यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वेट विल एक्ट फ्रॉम ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी ऑब्जेक्ट के मिडिल में से आपका जो है वो क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो द बीम ऑफ इज यूनिफॉर्म एंड हैज लेंथ 6 मीटर्स। पिवट के बारे में लिखा हुआ है वो मिड पॉइंट ऑफ द बीम है, जैसे मैंने वेट को दिखा दिया, पिवट में से पास थ्रू कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए हैज मास 60 kg एंड इज एट वन एंड ऑफ द बीम, ओके 60 kg। Object B has mass 45 kg in distance of x from the pivot. Okay, 45 kg। अच्छा, A का क्या लिखा हुआ है? And is at one end of the beam। ठीक है, वन एंड ऑफ द बीम का मतलब क्या हो गया? 3 मीटर हो गया, है ना? ऑब्जेक्ट C has mass 80 kg and at the other end। ओके, नो प्रॉब्लम, इसका मतलब ये भी क्या होगा? ये भी 3 मीटर होगा, और इसका मास जो है वो मेरे पास 80 kg है। कैलकुलेट एक्स, वाह, ऐसा आसान सवाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अभी मॉक चेक करके मुझे अफसोस ना हो, अल्लाह खैर करे तुम लोगों की। खैर, सो हमारे पास हमारा जो है वो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, सही है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों मेरे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, राइट? तो ये हम जो है वो करेंगे। वेट का मोमेंट कितना होगा? वेट का मोमेंट जीरो क्यों होगा? साथ बताएगा, साथ वेट का मोमेंट जीरो क्यों है? यस, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द पिवट, तो हम उसको नहीं लेंगे। ओके, so we will say sum of clockwise moments will equal to sum of anti-clockwise moments। clockwise moment कौन सा है? 80 और 3। so हमने 80 को पहले जो है वो क्या किया? वेट में कन्वर्ट किया 9.81 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है हमारे पास? 45 इंटू 9.81
और इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस x है, और दूसरे वाले का क्या है 60 into 3 सही है। अच्छा एक काम आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो कि क्योंकि हर जगह 9.1 आ रहा है तो आप इसको कॉमन लेके उड़ा दो। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में हो जाएगा वो। सो 80 into 3, और जो है वो मैं इस चीज को माइनस में उधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -60 into 3 एंड देन डिवाइड बाय 45, दैट विल इक्वल टू x 1.33। ओके 1.33, ये हमने टू सिग्निफिकेंट लिखना होगा ना, बस 1.3 लिख देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1.33 आ रही है, तो मैंने इसको टू सिग्निफिकेंट क्या कर लिया, यहाँ पे अपने पास लिख लिया है। अच्छा जी आगे चलते हैं। द बीम इज 0.80 मीटर अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। जी हाशिम क्या हुआ, ये मास है, मास है ना, मास को पहले तुम वेट में कन्वर्ट करोगे। मास का थोड़ी मोमेंट होता है, फोर्स का मोमेंट होता है ना। पहले मास को वेट में कन्वर्ट करोगे, फिर इन सारे वेट्स का तुम मोमेंट लोगे। ओके जी। द बीम इज 0.80 मीटर अबव हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। Object A is removed and replaced by a spring connected to the ground and the beam as shown in figure 2.2. Okay. So हमारे पास क्या है, हमने जो है वो ऑब्जेक्ट ए को यहां से हटा के क्या डाल दिया, हमने यहाँ पे स्प्रिंग डाल दी। सही है। After the change, the beam is again horizontal and in equilibrium. The positions of B and C are unchanged. The spring has unstretched length 0.59 and obeys Hooke's law. Spring की unstretched length दी हुई है 0.59. My first question to you, ये स्प्रिंग कितनी फोर्स लगा रहा है? यस हबीबा, वेरी गुड। सो क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिंपली बस इसको रिप्लेस करके क्या किया है, हमने ये स्प्रिंग लगाया है और अभी भी मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये कि जितना यहाँ पे ए का वेट था, इतना ही क्या होगा मेरे पास जो है वो मेरा स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, मुझे दे रहा होगा मेरी फोर्स। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बेसिकली जो ये टेंशन दे रहा है मेरे को टेंशन कितनी दे रहा है, ये 60 into 9.1। लेट्स जस्ट राइट दैट 60 into 9.1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, नो प्रॉब्लेमो। ओके, सो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलता है, के इक्वल टू एफ ओवर एक्स से। एफ हमको पता है 60 into 9.81 है। एक्स कैसे निकलेगा, देखो इसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ ये थी और मैंने इसको खींच के इतना बड़ा कर दिया, right? So obviously this is the stretch length, this is the unstretched length, so I just need to subtract these two values. So 0.80 minus 0.59 and I will get the value. So it is working out to be 2800. Let's see, 60 into 9.81 divided by 0.80 minus 0.59. Yes, 2802.857. सो टू सिग्निफिकेंट ही कर लेते हैं इसको भी। सो 2800 क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर हो गया। कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, नो प्रॉब्लम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू एक्स। सो हाफ, फोर्स क्या आ गई है, फोर्स आ जाएगी मेरी 2800, और एक्सटेंशन कितनी थी, एक्सटेंशन जो है वो, नहीं फोर्स क्या डाल रहा हूँ मैं, क्या डाल रहा हूँ फोर्स की जगह, क्या हो गया मुझे, फोर्स ये है ना 60 into 9.81। सो 60 into 9.81, और एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन ये है, तो 0.80 माइनस 0.59, 61.8। ओके 61.8 एंड वी शैल राउंड इट ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। 62, कोई कहता है 61.8, कोई कहता है 61.74। एक तो मैं भी कंफ्यूज बैठा हूँ। ओके ओके सही है, एनी प्रॉब्लम। आई थिंक बहुत सिमिलर ही था आपका मॉक का सवाल, उसमें मेरे ख्याल से यंग मॉड्यूलस निकालने को बोला हुआ था मैंने आपको ये नहीं बोला था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी चीजें, बट इट वाज वेरी सिमिलर। ओके जी, वो बेसिकली मैंने वेरिएंट 23 से निकाला होगा, तुम लोग को 21 करवा रहा हूँ ना अभी, तो वेरिएंट 23 से निकाला होगा, सिमिलर सवाल होंगे एक टाइम के। एक्स की जगह एम निकालना था, सही है सही है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये भी सवाल देखा देखा लग रहा है भाई, ये तो पूरा ही पेपर देखा देखा लग रहा है।
Oh my God. Nice. Wow. इतने वेरिएंट्स क्यों होते हैं मुझे क्या पता, सीआई वालों से पूछो, ईमेल करो उनको, उनको बोलो व्हाई सो मेनी वेरिएंट्स। अब तो चौथा वेरिएंट भी, अब तो वेरिएंट 4 भी होता है। डिफाइन पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम, थैंक यू। या फिर हम क्या लिखते हैं, रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, इज बीइंग डन, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। सर प्रैक्टिस के लिए कौन से वेरिएंट्स करने चाहिए, लाइक मेन फोकस कौन से, वेरिएंट 1 एंड वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 और वेरिएंट 3 वेरिएंट 1 से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। वेरिएंट 4 पता नहीं चाइना वाले बच्चों के लिए निकाला है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा वेरिएंट 2 वेरिएंट 1 तक रहो। हाँ अगर और करने का दिल है तो कर लो, उसमें भी कोई मसले की बात नहीं है। तो जो मर्जी है, जैसे मर्जी है आपको करें। एन इलेक्ट्रिक कार, ओ हो, इज पावर्ड बाय अ मोटर, ओ हो। द कार इज ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, acceleration equal to zero, equilibrium, yes, equilibrium acceleration equal to zero along a straight horizontal road as shown in figure 3.1. There is a total resistive force of 1750 newton acting on the car. Calculate the power transmitted to the wheels of the car by the motor. So how do we work out the power transmitted? P equals FV, yes. So basically क्या होगा, बेसिकली हमारे पास ये होगा, देखो, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। सो मेरी जो थ्रस्ट फोर्स ये गाड़ी का इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या होंगी, ये बराबर होंगी। यानी ये केस अप्लाई कर रहा होगा बेसिकली, राइट। उसी से क्या होगा, उसी से ये चीज आ जाती है कि वर्क डन जो थ्रस्ट फोर्स कर रही होगी, वो बराबर होगा किस चीज के, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के, राइट। एंड सिमिलरली what we will have the same thing, that the power produced by the thrust force will be equivalent to the power produced, या power lost in overcoming the friction, right? So basically you're going to do this concept, हम power in overcoming friction निकाल सकते हैं by multiplying friction with velocity, p equals to fv वाला formula. So we can write this, power in overcoming friction will equal to, sorry, will equal to power of the engine, क्या लिख रहा हूं मैं ये, ओ भाई, पावर ये हो जाएगी। अब पावर ऑफ फ्रिक्शन निकाल देते हैं, पावर ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, 1750 इंटू 35 हो जाएगी। क्या आ गया आंसर, 61250, ओके 61250। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 6.1 इंटू 10⁴ वॉट्स में 2 सिग्निफिकेंट। Calculate the useful work done by the motor when the car travels a distance of 17 kilometers. So same thing, हमने क्या देखा, हमने देखा थ्रस्ट फोर्स और फ्रिक्शन क्या होगी, बराबर होगी, राइट। सो बेसिकली अगर फ्रिक्शन की वैल्यू पता है तो हमें थ्रस्ट फोर्स की भी वैल्यू पता है, 1750 होगी। अब मैं आपको बोलूं बेटा मुझे वर्क डन ऑफ थ्रस्ट फोर्स निकाल दो, आप क्या करोगे, आप करोगे थ्रस्ट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड, है ना। तो थ्रस्ट फोर्स क्या है, वो फ्रिक्शन के बराबर है 1750, डिस्टेंस कितना मूव कर रहे हैं, 17 किलोमीटर्स। तो 17 किलोमीटर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इजी पीजी। Is it okay if we don't write answer in standard form? Yes, it's okay. You can also write this as 61000। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर यही है कि जब तुम्हारे पास ज्यादा बड़ा हो जाए आंसर, तुम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। 3.0 इंटू 10⁻⁷। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी? ओके, आगे आ जाते हैं अब। The potential difference across the motor has a constant value of 600 volts and the motor has an efficiency of 85%. Calculate the current in the motor. Efficiency का फॉर्मूला बताओ पहले, तो क्या होता है, यूजफुल अपॉन टोटल, वेरी गुड, यूजफुल अपॉन टोटल इनटू 100। सो लेट्स राइट दिस डाउन, हमें हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू पता है 85 है, 85 लिख दी। यूजफुल क्या काम हो रहा है, यूजफुल ये काम हुआ है, ये वाला 3.0 इंटू 10⁻⁷, हमने ये यूजफुल काम किया है। तो 3 इंटू 10⁻⁷, टोटल हम कितना इनपुट कर रहे होंगे, जाहिर बात है ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही होगी सिस्टम में, ये हमारी टोटल इनपुट होगी ना। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ये मैं लिख लूंगा पावर इक्वल्स टू
करंट इनटू वोल्टेज वाले फॉर्मूला से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली जो हमारी इनपुट पावर है वो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, वो मैं करंट इनटू वोल्टेज से निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया और बाकी क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 को उधर डिवाइड में भेज रहा हूँ, सो 85 डिवाइड बाय 100 will equal to 3 into 10 power 7 divided by 600 into I। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई को ऊपर लेके जा रहा हूँ, इन सारी चीजों को इधर शिफ्ट कर दूंगा। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू जाएगी 3 इंटू 10 पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 85। 6.1 लेंगे ना, तुम एनर्जी की टर्म में भी कर सकती हो। अच्छा हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओहो या बिकॉज वी टेकन द पावर ओवर हियर, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ऊपर भी पावर लेंगे। ठीक है, माय बैड माय बैड। जस्ट बात ही हो जाता हूँ यार मैं, आसान पेपर देख के। क्या था, पावर क्या थी, ये वाली पावर ले लेते हैं। ठीक है, 6.1 इंटू 10 पावर 4, 6.1 इंटू 10 पावर 4, और जो है वो क्या करना था, अब मैं दोबारा लिखूं इसको बैठ के हैं। करंट विल इक्वल टू 6.1 इंटू 10 पावर 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 600 इंटू 85। सही है, 120 एम्पेयर। भाई ये कौन सी मोटर है 120 एम्पेयर ले रही है, ये कुछ गलत हुआ है, ये सवाल इन्होंने गलत बनाया है। 120 एम्पेयर कोई मोटर ले सकती है क्या? हाउ मच करंट डज एन ईवी मोटर ड्रॉ? ओ वाओ, 30 to 80 एम्प्स ले लेती है भाई। वाओ, हाउ मच करंट डज ए कार मोटर ड्रॉ? नहीं, स्टार्टर मोटर नहीं बोल रहा मैं, पागल, मुझे तू बताओ। ओ वाओ, नहीं ये स्टार्टर मोटर की बात क्यों कर रहे हैं, स्टार्टर मोटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास गाड़ी के टायर की मोटर की बात हो रही है। खैर, वही है तो सही, इतनी बड़ी वैल्यू, तो खौफनाक अमाउंट ऑफ करंट है ये। खैर बहरहाल, अच्छा जी सर, प्लीज शो प्रीवियस पार्ट वंस, ये लो। ओके जी, अब क्या है, द कार इन बी नाउ रीचेज अ स्लोप एज शोन इन फिगर 3.2। द कार कंटिन्यूज डाउन द स्लोप एट द सेम स्पीड एज इन बी। State and explain the effect, if any, of the slope on the air resistance acting on the car। Air resistance पे क्या फर्क होगा? Very good. The speed is same, so air resistance will be same। ये तो सवाल आपके मॉक में भी था, ये तो मुझे याद है। The speed is same, so the air resistance will be same। The current in the motor, मोटर के अंदर जो अब करंट होगा वो क्या ख्याल है आपका? अच्छा हाँ, मास इंक्रीज हुआ था, सही सही सही। लेकिन ये वाले पार्ट के आंसर तो वही था, लेस पावर सो लेस आए। क्यों भाई, वाई लेस पावर? लेसर करंट, वाई लेसर करंट एज लेस वेलोसिटी। अभी अभी बोला है हमने वेलोसिटी सेम है, कहां से वेलोसिटी लेस है? ड्रैग फोर्स कम हो गई है। मूसा बेटा अंधे हो गए हो, क्या हो गया मूसा बेटा तुमको? तुम्हारा तो ए था। जीपी डिक्रीज, सेम ड्राइविंग फोर्स सर। अच्छा ड्राइविंग फोर्स कह रहे हो, ड्राइविंग फोर्स क्यों कम हुई है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। सेम नहीं है दाऊद, जीपी डिक्रीज। तो क्या हो रहा है जीपी की डिक्रीज होने से? लेस वर्क डन, सही है जी। ये सही है सही है, पहुंच गए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन तो अब इसको आप फोर्सेस के तौर पे भी समझ सकते हैं, या आप इसको जो है वो एनर्जी के तौर पे भी समझ सकते हैं। तो आपको पता है आपकी फ्रिक्शन ऐसी है और आपकी थ्रस्ट फोर्स ऐसी है। पहले वाला केस बस यही था, उसमें थ्रस्ट फोर्स और फ्रिक्शन थी। लेकिन अब वाली केस में इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है, हमारे पास वेट का भी कंपोनेंट स्टार्ट्स टू एक्ट डाउन द स्लोप। So therefore what is happening is these two are now working together। जहां पहले सारा का सारा काम थ्रस्ट फोर्स को करना पड़ रहा था अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, अब ये दोनों मिलके करेंगे काम। तो जाहिर बात है अगर मिलके करेंगे
सो हमें थ्रस्ट फोर्स की इतनी वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होगी. वी डू नॉट रिक्वायर दैट हाई वैल्यू ऑफ थ्रस्ट फोर्स. सो देयरफॉर the work done by the thrust force will be same, and so therefore the current will be smaller. या जैसे तुम लोग एनर्जी की टर्म एक्सप्लेन कर रहे थे कि सर देखो पहले जो वर्क डन बाय थ्रस्ट फोर्स था वो बराबर था वर्क डन बाय फ्रिक्शन के. लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास क्योंकि हमारी जीपीई भी डिक्रीज कर रही है तो वो भी इनपुट साइड में चली गई. ये दोनों चीजें इनपुट है और बस हमारा आउटपुट बस यही है. तो वी कैन हैव वर्क डन बाय थ्रस्ट फोर्स स्मॉलर बिकॉज द डेल्टा जीपीई इज आल्सो सपोर्टिंग इट. एंड देन यू कुड हैव सेड कि भाई हमें करंट जो है वो क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा. ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन. क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे हम इधर लिख लेते हैं कि द कंपोनेंट of the weight acts with thrust force, acts with the force from the engine to overcome uh, the component of the weight acts with the force from the engine to overcome resistive forces. Hence, force from engine नहीं बल्कि hence power from engine can be smaller, so less current. Actually, sir, please दोबारा. नहीं, पैसे दो दूंगा मैं. कांट वी से हाइट इज डिक्रीजिंग देयरफॉर जीपी इज डिक्रीजिंग. हाँ लिख दो. यही तो बोला, एक तरीका ये है तुम्हारा एक्सप्लेन करने का, एक तरीका ये है. अच्छा भाई दोबारा बता रहा हूँ, अब सुन लेना गौर से. देखो पहली वाली केस में क्या था, पहली वाली केस में थ्रस्ट फोर्स फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रही थी और कोई मजीद कोई और फोर्स नहीं थी. राइट. सो जितना भी फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस आ रहा था उसको थ्रस्ट फोर्स को कॉम्पनसेट करना पड़ रहा था. यानी जो भी हमारा लॉस हो रहा था वो सारा का सारा जो है वो काम करके थ्रस्ट फोर्स को देना पड़ रहा था. राइट. लेकिन बेटा हाशिम अब देखो, अब तुम्हारे पास थ्रस्ट फोर्स के साथ साथ डब्ल्यू साइन थीटा भी होगा. राइट. यानी वेट का कंपोनेंट होगा डाउन द स्लोप. सो अब जो है वो ये दोनों मिल के काम करेंगी अगेंस्ट फ्रिक्शन. सो देयरफॉर अब जाहिर बात है, अगर पहले मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा था, सारा का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा था, तुम्हारा ज्यादा वर्कलोड है. लेकिन अगर मैं तुम्हारी दो बंदों की टीम बना दूं, ठीक है, और तुम दोनों जो है वो, मैंने बोल दिया भाई दोनों जो है वो मिलके क्या करो, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, तो क्या हो जाएगा, दोनों को अब पूरा पूरा काम तो नहीं करना पड़ेगा ना, बढ़ जाएगा वो काम. सो देयरफॉर अब ये जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू है ये कम हो जाएगी, इसको इतनी बड़ी होने की जरूरत नहीं है बिकॉज नाउ द डब्ल्यू साइन थीटा इज हेल्पिंग इट. सो ये कम हो जाएगी, इसकी वर्क डन भी कम हो जाएगी, इसकी पावर भी कम हो जाएगी. सो देयरफॉर पावर जब कम हो जाएगी तो हमें इतना ज्यादा करंट नहीं देना पड़ेगा हमारी मोटर में. जैसे तुम ब्रिज पे से गाड़ी उतारते हो तो ब्रिज पे से गाड़ी उतारना आसान होता है ना, आसान क्यों होता है, इसीलिए तो होता है. ये भी लिखवा दें. एक तो ईजा के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है. क्या लिखेंगे हम, दी हाइट इज डिक्रीजिंग so the gravitational potential energy is also decreasing and converting to resistive losses. Hence, power from engine can be smaller, so less current. ठीक है, क्लियर हाशिम. Okay. State the principle of superposition. So what will we say? We will say when two or more waves of the same nature meet at a point, the resultant displacement is the sum
of the individual displacements. मेरा सरप्राइज अच्छा लगा था मॉक में, मैं तुम लोगों को डबल स्लिट भी दिया था और स्टेशनरी वेव्स भी दिया था, दो सुपर पोजीशन के सवाल थे. अच्छा स्क्रॉल अबव, ये लो स्क्रॉल अबव. ओके डन. ओके. Light of wavelength 7.2 into 10 power minus 7 meters is incident normally on a double slit as shown in figure 4.1. So it has been shown to you. You already know the double slit wala setup. A screen is at distance d from the double slit. The double slit and the screen are parallel. ठीक है? The separation of the slits in the double slit arrangement is 0.16 millimeter. The resulting interference pattern on the screen contains 9 dark fringes as shown. ठीक है, तो आपको जो है वो ये इस तरीके से आपको आपका पैटर्न भी दे दिया गया है और आपको आपकी स्लिट विड्थ भी देगा. दे हैव टोल्ड यू द स्लिट विड्थ, दे हैव टोल्ड यू द लैम्डा, और आपको जो है वो ये भी दे दिया गया है ताकि आप इससे एक्स निकाल लो. जरा मुझे एक्स निकाल के बताओ क्या आएगा. लो जी, 4 into 10 power minus 3. वेरी गुड मूसब एंड लुबना. बाकी बच्चे क्या चल रहा है भाई आजकल जिंदगी में? लग नहीं रहा पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, क्योंकि यही सवाल मैंने आपको जो है वो आपके नोट्स में भी करवाया है. एग्जैक्टली ये नहीं करवाया लेकिन एटलीस्ट ये तो करना सिखाया है. या अल्लाह, कहाँ से आए हैं भाई ये बच्चे. भाई ये देखो, ये 1x हो जाएगा, ये 2x हो जाएंगे, ये 3x हो जाएंगे, ये 4x, ये 5x, ये 6x, ये 7x, ये 8x. ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर जो है वो मेरे पास क्या है, 8x आ रहे हैं ये. राइट, सो देयरफॉर 3.2 सेंटीमीटर्स को क्या कर लूंगा मैं, डिवाइड बाय 8 कर दूंगा ताकि मुझे 1x की वैल्यू मिल जाए, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इतनी, 4.0 इंटू 10 to the power minus 3. अब क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये तो बोला हुआ है कैलकुलेट डी, निकाल लेते हैं. x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय ए होता है, तो अगर मैं आपको बोल दूं डी निकाल दो तो आप क्या कर दोगे, ए एक्स डिवाइड बाय लैम्डा कर दोगे. ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 0.16 मिलीमीटर थी, सो 0.16 इंटू 10 to the power minus 3. एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है 3.2 इंटू 10 to the power 8 डिवाइड बाय, सॉरी 3.2 इंटू 10 to the power-2 divided by 8 and divide by your lambda. Lambda is 7.2 into 10 to the power-7. तो 7.2 into 10 to the power-7 क्या आ गया मेरा, ये लैम्डा आ गया. और दुआ ने मुझे आंसर भी दे दिया है, दुआ ने बोल दिया सर 0.89 मीटर आ रहा है. ठीक है, सो वी आर गेटिंग 0.89 मीटर्स फॉर दिस. अब क्या बोला भाई, the slit separation is now gradually decreased from 0.16 to 0.04. The distance between the centers of the adjacent dark fringes is x. On figure 4.3, sketch the variation with x with the slit separation. How would you do this? क्या हुआ भाई, बस हो गई है और पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, हिम्मत निकल गई है तुम लोगों की. 1 मिनट ऊपर वाला दिखाएं, ये लो, कि जो भी देखना है तुम्हें ऊपर वाला देख लो. ये लो, कर्व लाइन विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. कहाँ से आया बेटा दुआ, ये मार्क्स की में से देख देख के नहीं, बताओ, सोच समझ के बताओ. ये तो मैं भी कर सकता हूँ. इक्वेशन में बाकी सब कांस्टेंट्स है, नहीं सही है, लेकिन कैसे आया ये, कैसे है कर्व लाइन विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इजा सही तरह देखो, मनायल जब हो जाए तो बताना. डन, ओके. सो एक काम करेंगे, बस हम यहीं तक करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोगों का जो है ना दिमाग चलना बंद हो गया है. पता नहीं, जब तुम लोग जवाब देना बंद कर देते हो तो मुझे जो है वो डर लगना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चों को. x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई ए होता है, राइट. So what can we see? We can see that x and a are inversely proportional, है ना. जो हमारी इजा वाली बच्ची के आंखों में बटन लगे हुए, वो इजा को निकलवाने पड़ेंगे और आंखें लगवानी पड़ेंगी. ठीक है जी. सो x और a क्या है, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये. सो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ ऐसा बनना चाहिए इनवर्स प्रोपोर्शन का. ठीक है जी. अब हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जब हमारा 0.16 मिलीमीटर है तो हमारी फ्रिंज सेपरेशन क्या है, हमारी फ्रिंज सेपरेशन 4 मिलीमीटर है. यानी 0.16 मिलीमीटर इस पे हमारी जो फ्रिंज सेपरेशन है वो इतनी है, राइट. बेसिकली
0.16 कॉमा 4 इंटू 10⁻³ ये तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है ना, 0.16 इंटू 10⁻³ कॉमा 4 इंटू 10⁻³। सो 4 इंटू 3, सॉरी 0.16 यहाँ आ गया, मिलीमीटर में आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। और जो है वो हमारा जो 4 इंटू 3 है, इसको जैसे मूसा ने पहले कन्वर्ट कर दिया 0.4 सेंटीमीटर है, वैसे ही हमने कन्वर्ट कर दिया। देखो कैसे हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, like this, right? So this will become 0.4 सेंटीमीटर, ये हमने लगा लिया। अब हम एक काम और कर लेते हैं, हम एक और पॉइंट निकाल लेते हैं। एक और पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक ऐसा सवाल करना भी सिखाया, अगर आपको याद हो, मैंने एक सवाल करवाया था आई विद द लेंथ ऑफ द वायर, और उस वायर का अगर आपको याद हो डायामीटर वेरी कर रहा था, या पता नहीं ड्रिफ्ट स्पीड थी मेरे ख्याल से विद द लेंथ, तो हमने उसका भी ग्राफ बनाया था इस तरीके से करके। हमने उसमें कुछ पॉइंट्स निकाले थे ताकि हम अपने ग्राफ को सही जगहों से क्या कर सके, पास थ्रू करवा सके, राइट। सो लेट्स डू दैट। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसे वेव्स वाले चैप्टर में करता हूं, तो मैं वैसे ही इसको करूंगा। क्या लिखूंगा, x1a1 विल इक्वल टू k एंड देयरफॉर आई कैन इक्वेट टू सम अदर वैल्यू एज वेल x2a2, राइट। क्या हुआ, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ, प्रोपोर्शन का साइन हटा के मैंने कांस्टेंट लिख दिया। अब क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, सो देयरफॉर कोई और x2a2 ले लूं वो भी बराबर होगी। x1 क्या है मेरा x1 जो है वो ये है 4 इंटू 10⁻³। a1 क्या है 0.16 इंटू 10⁻³ x2 क्या है, x2 एक काम करते हैं, मुझे निकालना है, ठीक है जी। और मुझे वेरिएशन कहां तक बनानी है, 0.04 तक बनानी है। तो मैं जो हूं वो इधर क्या डाल देता हूं, मैं यहाँ पे 0.04 मिलीमीटर ये डाल देता हूँ ए, ताकि मुझे इस पे करस्पॉन्डिंग मेरा x मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 16 इंटू 10⁻³ तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.04 पे कहाँ आ रही है वैल्यू, इधर आ रही होगी वैल्यू, ठीक है। अब देखो इतने इसके मार्क्स नहीं है, नहीं मतलब अब ज्यादा मार्क्स होते हैं, 5 मार्क होते तो फिर मैं यहाँ पे भी 2-3 और पॉइंट निकालता, लेकिन इतने इसके मार्क्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से बस हमने इतना काम कर लिया, बहुत है। अब मैं इसमें से क्या कर दूंगा, एक इनवर्स प्रोपोर्शन की लाइन यहाँ पे खींच दूंगा, लाइक दिस। ये क्या हो गया, मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। अगर आप चाह रहे हैं आप एक और पॉइंट निकाल सकते हैं, जैसे अगर तुम चाहो तुम लोग 0.08 का निकाल सकते हो, 0.12 का निकाल सकते हो, लेकिन फॉर द गिवन मार्क्स हमारे पास बेसिकली मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, और ग्राफ की वेरिएशन आपने जो है वो करेक्ट दिखाई दी हो, इनवर्स प्रोपोर्शन वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा जवाब आ गया इस सवाल का। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, यूज द डेफिनेशंस ऑफ स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ टू डिराइव द वेव इक्वेशन। तो आई होप यू रिमेंबर दी क्या कहते हैं हमारी ये वेव इक्वेशन की डेरिवेशन, ठीक है। हमारे पास बेसिकली इसको करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की और स्पीड की क्या करनी पड़ेगी, डेफिनेशन देनी पड़ेगी, है ना। सो जो है वो हम वेवलेंथ को बोलते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, distance between two adjacent wave fronts. Very good, Musab. So wavelength is the distance between two adjacent या two consecutive भी लिख सकते हो, so two adjacent wave fronts। और जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, राइट। सो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज द, या जो है वो नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली आ जाती है, ये हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आती है। अच्छा, अब हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड जो हमारी v है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव और पर यूनिट टाइम, हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, अच्छा अब आपको याद होगा मैंने इसकी दो डेफिनेशनें करवाई थी।
तो दो डेफिनेशंस क्या थी, दो डेफिनेशंस ये थी कि जो है वो, सॉरी, दो डेरिवेशन थी। एक डेरिवेशन ये थी कि आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव लैम्डा ले लो, और टाइम पीरियड मतलब यानी आप एक वेव के पर्सपेक्टिव से कर लो कि आप एक वेव का डिस्टेंस ले लो लैम्डा, और एक वेव का टाइम पीरियड ले लो यानी वन अपॉन टाइम पीरियड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वरना मैंने आपको ये वाली भी करवाई थी कि आप एन वेव्स की ले लो, वेवलेंथ, और जनरली टाइम ले लो, और फिर आपको याद होगा कि एन ओवर टी क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी डेरिवेशन जो है वो इधर परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इधर एग्जामिनर ने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। सो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, मैं इधर जो है वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्म लिख रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड होती है। और फिर मैं इसको इधर जो है वो लिखूंगा कि लैम्डा ओवर टाइम पीरियड, और फिर मैं इसको रिराइट कर लेता हूँ कि लैम्डा इंटू वन ओवर टी बन जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये हमारी बहुत ही सिंपल जो है वो क्या है, डेरिवेशन है। तो ये सबको पता होनी चाहिए, और दोनों पता होनी चाहिए, एन लैम्डा अपॉन टी वाली भी और लैम्डा अपॉन टी वाली भी। ठीक है, अगर दूसरी वाली याद नहीं आ रही तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा जाके कि क्या है क्या नहीं। A source of sound waves of frequency 236 Hz is traveling at a constant velocity of this much. A stationary observer has a microphone connected to a cathode ray oscilloscope. The microphone detects the sound waves as they move directly towards the observer. ठीक है, तो साउंड वेव्स जो है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्या कर रही है, मूव कर रही है। द रिजल्टिंग ट्रेस ऑन द सीआरओ इज शोन इन फिगर 5.1। तो आपको जो है वो फिगर 5.1 में इसका रिजल्टिंग ट्रेस दिखा दी गया है। क्या बोल रहे हैं, टाइम बेस बोल रहे हैं कि 1 मिली सेकेंड है पर डिवीजन। दे आर आस्किंग यू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी द साउंड वेव्स डिटेक्टेड बाय द माइक्रोफोन। बहुत आसान है। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये निकालेंगे कि हमारा टाइम पीरियड क्या आ रहा है। सो ऑब्वियसली यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, मेरा टाइम पीरियड होगा। कितना आ रहा है ये टाइम पीरियड, 4। वेरी गुड हबीबा। तो बेसिकली ये एक डिवीजन हो गई। ठीक है ना, देख लो ना क्या बोला हुआ डिवीजन, डिवीजन बोला हुआ है 5 बॉक्सेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये 1 मिली सेकेंड हो गया। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये एक और मिली सेकेंड हो गया। यहां से लेके यहां तक की क्या हो गया, ये एक और मिली सेकेंड हो गया। एंड फाइनली लास्ट 5 बॉक्सेस वंस अगेन 1 मिली सेकेंड। तो टोटल टाइम पीरियड क्या हो गया, टोटल टाइम पीरियड जो है वो आपका 4 मिली सेकेंड हो गया है। तो आपने टाइम पीरियड बोल दिया कि भाई मेरे पास 4 मिली सेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर लो। फ्रीक्वेंसी विल इक्वल टू 1/4 × 4 × 10⁻⁻³ तो मेरे पास जो है वो 250 हर्ट्ज जो है वो आंसर आ गया। मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ हबीबा पढ़ रही है और मूसब और शायान, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से बाकी सब जो है वो क्वाइट क्वाइट रहते हैं, पता नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, इफ यू आर रिमेम्बरिंग द स्टफ और नॉट, इफ यू आर राइटिंग कुछ। थोड़ी सी वैलिडेशन, कोई छोटी सी चीज मैं पूछूं, समझ में आ गया तो बंदा बोले भाई हाँ सर समझ में आ गया। बीच बीच में भले ना बोलो, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा इनपुट। ठीक है, कभी कोई आंसर बता दो, कभी कुछ कर दो, ताकि भाई पता रहे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ऐसे नहीं जो है वो ऐसे ही बैठे हो। बहरहाल, अच्छा, तो बेटा हमें क्या, हमने क्या निकाल लिया, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि ठीक है ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा कभी कभार रिस्पॉन्स दे दिया करो, ताकि मुझे पता हो कि भाई पढ़ाई चल रही है पीछे पीछे। ठीक है ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा वेट कर लिया करूंगा जब मैं आंसर पूछूं, ताकि फिर वही वही बच्चों आंसर्स नहीं देना, ताकि फिर थोड़ा सा और भी हमें वैरायटी मिले, किसी और का कोई पर्सपेक्टिव मिले तो समझ में आए बात। अच्छा, अब क्या है, आपने ये वर्कआउट कर लिया, आपकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, और आपको ये पता है कि आपका जो माइक्रोफोन है वो 236 हर्ट्ज पे आ रहा था। ठीक है जी, यानी इट वाज कमिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द एब्जॉर्बर ऑब्जर्वर, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी, यानी ये सोर्स फ्रीक्वेंसी हो गई, ये उस साउंड वेव की सोर्स फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ना, और जो है वो ये मेरी सोर्स वेलोसिटी हो जाएगी। राइट, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ साउंड निकालनी इन द एयर। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं इसको डॉपलर इफेक्ट वाले फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकता हूँ। शुड आई यूज द प्लस वाला फॉर्मूला और द माइनस वाला फॉर्मूला? ध्यान से देखो, प्लस है माइनस है? प्लस क्यों होगा, माइनस होगा ना, इट इज कमिंग टूवर्ड्स अस। देखो ये लिखा हुआ, मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, दूसरा अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार साउंड वेव तो ऑब्जर्वर की तरफ ही आएगी, ये तो कोई हमें कॉन्क्रीट बात नहीं बताई दी, आप इधर से देख लो, आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हायर हुई है ना। हायर कब होती है, जब आपकी तरफ आ रहा होता है ऑब्जेक्ट, यानी माइनस वाला केस लगेगा। सो एफ ओ विल इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस एफ एस।
FO की जगह क्या डाल दिया मैंने, 2v डाल दिया। v मुझे कैलकुलेट करना है, vs क्या था ऊपर 20 दिया हुआ है, और fs क्या हो जाएगा, fs जो है वो 236 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरा 236 हो गया। अच्छा अब आपकी मर्जी, आप इसको जैसे भी सॉल्व करना चाहो, ठीक है जी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जैसे मर्जी है इसको सॉल्व कर दो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, चाहे लंबे तरीके से करना है, छोटे तरीके से करना है, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। 236v, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 250v, और ये बन जाएगा 500 इक्वल्स टू 236v। अब इसको कैलकुलेट कर लो। सर आई यूज्ड प्लस एंड माय आंसर वाज मैचिंग द एमएस। नहीं, कोई ना कोई गलती हुई होगी लाजिमन। ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर प्लस होने के बावजूद भी सेम आ रहा। 360 आ रहा है। रुको मैं एक दफा कंफर्म कर लूं ये जो प्लस वाला जो डाउट है। लेट मी सी। सो हमने क्या कर दिया, हम जो है वो अब अगर उसको उधर भेज देंगे, सो क्या बन जाएगा, ये -250 प्लस 236 -14, और -50,000 डिवाइड बाय -14। मैंने इधर ज्यादा तो नहीं लगा दिया, रुको। 250 × 20, 5000 है ना, ये इधर ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, और जो है वो ये आप इसको सॉल्व कर लोगे अब, सो -5000 डिवाइड बाय -14। नहीं हबीबा बेटा, कुछ तुमने जो है ना वो इधर उधर भेजने में कुछ मिस्टेक करी है, माइनस प्लस में। तो प्लस के साथ नहीं होगा ये सॉल्व। सो ये मेरे पास आ रहा है 357.14। इसको हम टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेंगे, 360 मीटर पर सेकेंड कर लेंगे, क्योंकि हम ऊपर से सारा ही लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? आई बिलीव दिस वॉज प्रिटी इजी, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो हमें समझ में ना आए। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इधर। A nichrome wire X of length 45 centimeter and cross sectional area this much is connected into the circuit as shown in figure 6.1. The resistance of X is 1.1 ohms. The cell has electromotive force 1.3 volt. Okay, 1.3 volt ये है, इसकी resistance मुझे बताई हुई है 1.1 ohm है। ठीक है, बाकी इसकी लेंथ बताई हुई है, इधर ही कोने से लिख लेता हूँ। लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर है, और एरिया कितना है, एरिया जो है वो 4.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। Calculate the current in X. Yes, the most easiest thing that could have ever been asked. V equals to IR लगाएंगे, वोल्टेज लेंगे 1.3, रेजिस्टेंस क्या है 1.1, करंट हम निकाल देंगे। इजी पीजी, इससे आसान सवाल हमारे पास नहीं आ सकता था। तो ये 1.2 एम्पेयर मेरे पास बिल्कुल आ गया है आंसर। The number density of the charge carriers in nichrome is this much. Calculate the average drift speed ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन एक्स। तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट स्पीड एक ही फॉर्मूला में आता है, तो आपने फौरन से I इक्वल्स टू NAVE लगा दिया। करंट आपको पता है 1.2, नंबर डेंसिटी आपको बताई भी 8.5 इंटू 10⁻28, एरिया भी आपको पता है तो वो भी लिख दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे निकालनी है, और मुझे हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी पता है, दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। टेल मी व्हाट्स द वैल्यू फॉर V। ठीक है, so we are getting 1.9 into 10 to the power -4 meter per second. Okay, I have a question for you guys. ठीक है, look at this value and tell me what is wrong with this value. मतलब अगर आप लॉजिकली सोचो, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन से बाहर आओ थोड़ा सा और लॉजिकली सोचो इस वैल्यू के बारे में, तो इस वैल्यू में मसला क्या है? कभी जिंदगी में लाइट खोली है? हैव यू एवर टर्न ऑन अ लाइट इन योर होम कभी? तो लाइट जब खोलते हो तो जल्दी खुलती है या बहुत देर लगा के खुलती है? यस, सो अगर हम लाइट को खोलते हैं तो लाइट तो बहुत जल्दी खुलती है, ऐसा लगता है इंस्टेंटेनियस मामला है, यहाँ से शुद्ध दबाया वहां से लाइट खुल गई बहुत 2 मिनट में। सो यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस वैल्यू, राइट? इट इज सेइंग यू कि इलेक्ट्रॉन्स इस वेलोसिटी पे चल रहे हैं। सो दिस इज अनफॉर्चुनेटली नॉट
करस्पॉन्डिंग टू दैट फैक्ट। अब बात ये कि यार सर ये क्या बात हुई कि मतलब आप, हमने तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही करी है, आंसर भी यही है, लेकिन ये इतनी छोटी वैल्यू ये क्यों है? असल में जो ये मॉडल है ना, ये वाला, दिस मॉडल ऑफ द करंट, दिस इज अ रॉन्ग मॉडल। ठीक है, आपको याद है हमने एक बात करी थी मॉडल ऑफ द एटम के बारे में, थॉमसन प्लम पुडिंग एंड देन रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल, एंड देन आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको A2 में पढ़ाऊंगा मजीद नए बेटर मॉडल विच डिफीट द ओल्डर मॉडल्स। तो बात ये कि ये पुराना मॉडल है और ये फेल कर चुका है, ये नहीं चलता। इट्स अ रॉन्ग मॉडल बिकॉज इट इज गिविंग यू ड्रिफ्ट स्पीड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है जी, विच इज नॉट एग्जैक्टली मैपिंग टू द फैक्ट कि हमारे पास जो रियल लाइफ में हो रहा होता है, राइट? हमारे पास रियल लाइफ में कुछ और हो रहा होता है। अब उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास और डिफरेंट मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव डिफरेंट मॉडल्स दैट एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सम से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ जाके बम्प करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पूरा वायर ट्रेवर्स नहीं करता, बल्कि ये जाके क्या करता है, आगे वाले इलेक्ट्रॉन में ठुकता है, आगे वाला इलेक्ट्रॉन आगे चल जाता है, फिर ये अगले इलेक्ट्रॉन में जाके ठुकता है तो वो आगे चलता है। तो बेसिकली क्या है ये, कुछ लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन है, इस तरीके से बहुत जल्दी होता है ये, right? But the actual model is a bit more complicated and depends on electric fields and magnetic fields, जो हम नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और हमारी लेवल पे हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन जस्ट एज ऐसी बात करने के लिए, आपको बताने के लिए, ये एक्चुअली करेक्ट मॉडल नहीं, ठीक है, इसमें मसले मसाइल हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम। तो ये भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए लगा देंगे, रो को सब्जेक्ट बना देंगे तो आर ए डिवाइड बाय एल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ले लेंगे, रेजिस्टेंस क्या थी 1.1, एरिया ले लेंगे विच वाज 4.7 इंटू 10⁻⁻7, लेंथ क्या थी 445 सेंटीमीटर्स, ये क्या हुआ 45 इंटू 10⁻⁻2, 1.1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरी रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी तक जैसे मतलब ये पेपर कुछ ज्यादा ही आसान चल रहा है, एटलीस्ट हमने जो अभी फिलहाल दो सवाल जो करना शुरू किए हैं ये तो बहुत आसान है। अब आ जाते हैं इस पे, wire y is identical to wire x, wire y is added to the circuit in parallel with wire x as shown in figure 6.2। तो वायर y क्या है, आइडेंटिकल टू वायर x है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ऊपर वाले की 1.1 ओम थी तो मोस्ट प्रॉब्ली इसकी भी 1.1 ओम। ठीक है, state and explain the effect if any of this change on the reading on the ammeter। what's going to happen not to the reading on the ammeter? हरीम बेटा क्या हो गया हरीम? तो हमने क्या पढ़ा था, हमारी ये केस थी कि अगर हमारे पास सर्किट पहले से मौजूद हो, यानी आपके पास पहले से सर्किट मौजूद था, ये चल रहा था, आपने क्या किया, जबरदस्ती चलते चलाते सर्किट में आपने उसको मॉडिफाई कर दिया, एक और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में डाल दी। तो हमने इसकी कैलकुलेशन भी करी थी क्लास में कि अब हमारी आर इफेक्टिव क्या बन जाएगी, हमारी आर इफेक्टिव बन जाएगी R/2, राइट? जब मैं एक रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में बिल्कुल वैसी ही एक और रेजिस्टेंस डाल दूं तो मेरी जो आर इफेक्टिव होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई, यानी अब 1.1 नहीं होगी बल्कि 1.1 का आधा हो जाएगा बेसिकली। तो 1.1 का आधा हो गया तो अब मैं क्या बता दूंगा, मैं बोल दूंगा मेरा करंट मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, खैर बहरहाल यहाँ पे आपसे कोई, यहाँ पे मार्क्स की में एटलीस्ट इस बात के मार्क्स नहीं कि डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन बेटर यही होता है कि अगर जो है वो ये हमारे पास बिल्कुल आइडेंटिकल है तो हम क्या लिखें, रेजिस्टेंस हाफ हो रही है और करंट जो है वो हमारा डबल हो रहा है। सो वी कैन राइट दिस डाउन, द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, the total resistance decreases and so the current in the circuit will increase, so reading on ammeter increases। अच्छा, the average drift speed of the charge carriers in x, average drift speed को क्या होगा, yes, so if we look at the average drift speed, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड किस बात पे डिपेंड करती है, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला ये है, राइट? अब आपको पता है कि यार देखो नंबर डेंसिटी तो चेंज नहीं कर सकती, ठीक है जी, एलिमेंट्री चार्ज भी हमारा चेंज नहीं कर रहा, एरिया भी हमारे पास सिमिलर वायर्स, मतलब यहाँ पे ये तीन चीजें क्या है, ये चेंज नहीं कर रही। सो बेसिकली अगर मैं देखूं मेरा करंट और मेरी जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है बेसिकली वो प्रोपोर्शनल है।
यानी अगर मुझे एवरेज स्पीड का आइडिया लेना है तो मैं सीधा सीधा करंट को देख लूंगा, करंट क्या है क्या नहीं। अब बात समझने की ये है कि ऑल्दो टोटल करंट आपका इंक्रीज कर गया है, ठीक है जी, यानी फॉर एग्जांपल अगर पहले आपका करंट क्या था, पहले आपका करंट 1.2 था, तो अब क्या हो गया होगा, अब आपका करंट 2.4 हो गया होगा क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस हाफ हो गई। और अब सेम एज बिफोर, जैसे पहले भी हमारे पास 1.2 एम्पीयर जा रहा था एक्स में से, तो अभी भी 1.2 एम्पीयर जा रहा होगा, बस वो 2.4 बढ़ गया। ये कैसे पता, यही हो रहा होगा क्योंकि देखो, अगर ये मेरी जो बैटरी थी वो 1.3 वोल्ट की थी, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सी कि जो है वो हमारे पास जो हमारा एक्स वाला वायर होगा उसका वोल्टेज क्या होगा, एक्स वाले वायर का वोल्टेज अभी भी 1.3 होगा। एक्स वाले वायर की रेजिस्टेंस क्या है, एक्स वाले वायर की रेजिस्टेंस अभी भी 1.1 है। तो मैं आपको बोलूं बेटा मुझे एक्स वाले वायर का करंट बता दो, दोबारा से यही कैलकुलेशन होगी, है ना। एक्स वाले वायर का वोल्टेज पता है, एक्स वाले वायर का करंट वो रेजिस्टेंस पता है, तो वही हमारे पास जो है वो करंट आ जाएगा एज बिफोर। सो देयरफॉर जो करंट है हमारा एक्स के अंदर वो चेंज नहीं किया, वो अभी भी वही वाला 1.2 एम्पेयर ही है। टोटल करंट इंक्रीज किया है और वो टोटल करंट अब स्प्लिट कर रहा है, लेकिन एक्स में से अभी फिलहाल उतना ही करंट क्या कर रहा है हमारे पास जा रहा है, राइट। सो व्हाट कैन वी से, वी विल से द एवरेज स्पीड रिमेन्स सेम, remains same as the current in x is same। कोई प्रॉब्लम इसमें, सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर, वेट सर, अच्छा लिख लो, ठीक है। Nitrogen is an unstable isotope of nitrogen that decays by the emission of radiation to carbon 12. Complete the full nuclear equation for the decay, including all particles involved. Okay. Nitrogen is decaying into carbon 12, ठीक है। तो कौन सा काइंड ऑफ डिके हो रहा है ये, बीटा प्लस हो रहा है, वेरी गुड, क्योंकि बीटा प्लस में हमारा मास नंबर सेम रहता है और प्रोटॉन नंबर एक से डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू अ न्यूट्रॉन बेसिकली इन दिस केस। सो बेसिकली दिस इज अ बीटा प्लस डीके। और अब आपने क्या कर देना, आपने बीटा प्लस की पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इस प्लस को थोड़ा दूर कर लेते हैं इससे, ये आ गया। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा, पॉजिटिव वन तो होता ही नहीं कोई भी, न्यूट्रिनो होगा, राइट। सो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एंटी मैटर है, तो फिर अब जो मेरा न्यूट्रिनो होगा वो मैटर फैमिली से करस्पॉन्ड करेगा, तो देयरफॉर मैंने बस ये 0 0 वाला न्यूट्रिनो लिखना है, उसके ऊपर कोई बार बार नहीं लगेगी, वी विल नॉट पुट एनी बार ऑन दैट, एंड दिस इज योर इक्वेशन कंप्लीट। अच्छा, हाइड्रोजन इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 comprises a proton with an orbiting electron, ठीक है। तो आपको बताया भाई, 1H1 वाला जो आपका हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। और नॉर्मली हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको ऑर्बिट कर रहा होता है। An antiparticle equivalent of hydrogen 1 comprises of an antiproton with an orbiting positron. The antiquarks in the antiproton are the antiparticles of the quarks in a proton. State the charge on the positron in terms of the elementary charge E. Positron पे क्या चार्ज होगा in terms of E? +1 ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन यही तो है, पॉजिट्रॉन इज द बीटा प्लस पार्टिकल, तो हमने तो ऑलरेडी इसका पता ही है। स्टेट द ग्रुप क्लास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स टू विच द पॉजिट्रॉन बिलोंग्स। पॉजिट्रॉन किसको बिलोंग करता है, इलेक्ट्रॉन को बिलोंग करता है, ठीक है जी, बिकॉज दीज आर नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन वाली फैमिली और इलेक्ट्रॉन के एंटी मैटर वाली फैमिली लेप्टॉन्स को बिलोंग करती है, along with the neutrinos as well. In table 7.1, state the flavor and charge of the three antiquarks that comprise the proton. हाँ जी, प्रोटॉन का क्या होता था हमारे पास, प्रोटॉन तो बेरियन होता है। प्रोटॉन का क्वार्क फ्लेवर क्या होता है, क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटॉन का, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, यूयूडी होता है। तो मेरे पास प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर होता है अप अप डाउन। तो अब फ्लेवर क्या हो जाएगा, फ्लेवर हो जाएगा एंटी अप, एंटी अप, एंटी डाउन, सही है। और जो है वो चार्ज क्या हो जाएंगे, अप का होता है +2/3, तो एंटी अप का हो जाएगा -2/3। सिमिलरली यहाँ भी -2/3, और डाउन का -1/3 होता है, तो अब प्लस में हो जाएगा +1/3। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पास जो है वो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम?